Hello students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are going to discuss summary of the Swan song written by Anton Chekhov. तो देखिए एंटन चेकव के द्वारा रिटन द स्वैन सॉन्ग चैप्टर से, जो कि आपका बीए सेकेंड ईयर से सेमेस्टर फोर्थ में सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर की आज हम समरी करेंगे। तो देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इस क्वेश्चन में से ही उसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। तो देखिए द स्वैन सॉन्ग इज अ वन एक्ट प्ले। तो देखिए द स्वैन सॉन्ग है एक वन एक्ट प्ले है, यानी कि इसमें एक ही एक्ट है, एक सिंगल एक्ट है। रिटन बाय रशियन प्लेराइट, जो कि रशियन प्लेराइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक रूस के प्लेराइट यानी कि नाटककार, क्योंकि द स्वैन सॉन्ग भी क्या है, एक प्ले है, एक नाटक है। तो ये रूस के रहने वाले एक नाटककार और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, और जो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। तो एंटन चेखव के द्वारा ये वन एक्ट प्ले लिखा गया है, जो एक रशियन राइटर थे, एक प्ले राइट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। स्वैन सॉन्ग इज जनरली द लास्ट परफॉर्मेंस। तो देखिए अगर बात करें स्वैन सॉन्ग की, स्वैन सॉन्ग क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, ये एक लास्ट परफॉर्मेंस होती है और अ वर्क डन बाय द आर्टिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, या फिर कोई भी वर्क, ये देखिए या तो कोई परफॉर्मेंस होगी या फिर कोई वर्क होगा, यानी कोई भी लेख होगा डन बाय द आर्टिस्ट, जो कि एक आर्टिस्ट के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा लिखा जाता है या फिर प्ले किया जाता है। परफॉर्मेंस प्ले की जाती है और वर्क राइट किया जाता है। तो एक आर्टिस्ट के द्वारा उसका लास्ट या तो प्ले होगा या कोई वर्क होगा जो कि परफॉर्म किया जाता है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, उनके अपने अपने फील्ड में। यानी कि अगर कोई प्ले राइट होगा तो वो परफॉर्मेंस देगा, और कोई वर्क होता है वो लिखा जाता है किसी राइटर के द्वारा। तो अपने अपने फील्ड में जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस होती है, लास्ट वर्क होता है, उसको हम स्वैन सॉन्ग कहते हैं। बिफोर डाइंग, और ये कब लिखा जाता है उनकी लाइफ में, या तो वो मरने वाले होते हैं, यानी कि अपने अंतिम दिनों में मरने के समय वो अपना आखिरी प्ले करते हैं या फिर अपना आखिरी वर्क लिखते हैं। और गेटिंग रिटायरमेंट, या तो वो मरने वाले हैं या फिर अपनी जॉब से छुट्टी लेने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो तब ये प्ले या फिर ये वर्क राइट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। एज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस डन बाय दैट आर्टिस्ट ड्यूरिंग हिज हर कैरियर। और ये स्वैन सॉन्ग क्या होता है, जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस होती है। और क्या होता है साथ में, ये क्या समझा जाता है, जो इनकी लास्ट परफॉर्मेंस होती है वो इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है, क्योंकि ये उनकी लास्ट परफॉर्मेंस होती है। एक कलाकार अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या करता है, सबसे बेस्ट दिखना चाहता है, सबसे बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है, सबसे बेस्ट वर्क लिखता है, क्योंकि उसका वो आखिरी प्ले होता है, आखिरी वर्क होता है। इन दिस प्ले, तो इस प्ले की बात करें, अब आपने देखिए टाइटल के बारे में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट यहाँ से इतना राइट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से कंप्लीट राइट करना होगा, एक दो लाइन यहाँ से वहाँ आप कर सकते हो, पर आपको कंप्लीट राइट करना होगा अगर वो 20 मार्क्स में आता है तो। इन दिस प्ले, इस प्ले के अंदर द राइटर गिव्स अ पिटिएबल अकाउंट। तो इस प्ले के अंदर जो राइटर है एंटन चेखव है, गिव्स अ पिटिएबल अकाउंट, वो एक बहुत ही दयनीय, पिटिएबल क्या होता है, मिजरेबल, दयनीय अकाउंट देता है, एक सूची प्रदान करता है ऑफ एन आर्टिस्ट, किसके बारे में, एक कलाकार के बारे में, जिसका नाम है वैसिल स्वेतलोवडिफ। तो क्या नाम है इसका, वैसिल स्वेतलोवडिफ। तो ये उसका नाम है स्वेतलोवडिफ, हु इज अ 68 ईयर ओल्ड कॉमिक एक्टर, जो क्या है, एक 68 साल का बूढ़ा कॉमिक एक्टर है। कॉमिक एक्टर होते हैं हास्य कलाकार, जो लोगों को हंसाते हैं, कॉमेडियन का रोल प्ले करते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉमिक एक्टर। तो ये हमेशा ही अपनी लाइफ में
एक कॉमेडियन का रोल प्ले करता आया है, बट इन हिज पर्सनल लाइफ, पर वास्तव में जो उसका निजी जीवन है, ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल टोरमेंट, वो मानसिक यातनाओं को सहन कर रहा है, यानी कि मानसिक रूप से वो परेशान है, उसका माइंड है बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, तो वो मानसिक रूप से क्या है, चिंतित है, परेशान है। आइसोलेशन, और क्या सहता है वो, आइसोलेशन का शिकार है, यानी कि वो अकेलेपन का शिकार है। एंड अलाइनेशन, और वो लोगों से कटा हुआ है। अलाइनेशन क्या होता है कि लोगों से दूरी बन जाना। वो देखिए वैसे तो एक्टर के रूप में वो पब्लिक में फेमस है, पर वो लोगों से कटा हुआ है। अगर उसकी पर्सनल लाइफ देखी जाए, उसका निजी जीवन देखा जाए, इनफैक्ट वास्तव में द प्ले इज अ ड्रामेटिक आयरनी, वास्तव में क्या है, अगर क्वेश्चन आपका ड्रामेटिक आयरनी पर आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट राइट करोगे। तो देखिए ये वास्तव में क्या है, एक ड्रामेटिक आयरनी है, विच इज अ सिचुएशन। अब देखिए ड्रामेटिक आयरनी के बारे में आपको लिखना है, विच इज अ सिचुएशन, जो एक सिचुएशन होती है इन अ प्ले। तो ड्रामेटिक आयरनी क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है किसी प्ले के अंदर, किसी नाटक के अंदर, व्हेन अ कैरेक्टर्स वर्ड्स, जब किसी पात्र के, किसी चरित्र के शब्द होते हैं, कैरी एन एक्स्ट्रा मीनिंग टू द ऑडियंस, जो ऑडियंस के लिए, यानी कि पाठक के लिए, या तो वो रीडर्स हो सकते हैं या फिर ऑडियंस हो सकती है, दर्शक हो सकते हैं, जो दर्शक के लिए एक अलग मीनिंग लेकर आती है, उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। यानी कि एक व्यक्ति दिख कुछ और रहा है, पर लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ देखना रह जाता है, जो उसके अंदर ही दफन होता है। यानी एक आर्टिस्ट के अंदर, इस स्वैतलॉफ के अंदर, स्वैतलॉफ डफ है जो, इसके अंदर कुछ ऐसी इसकी कंडीशन है कि लोग इसे बाहर से तो खुश देखते हैं, कॉमेडियन की भूमिका करते हुए देखते हैं, हंसाते हुए देखते हैं, पर अंदर से ये क्या है, बिल्कुल टूटा हुआ, अकेला और लोगों से अलगाव की स्थिति में है, कटा हुआ है, वो अलग है लोगों से। तो वैसी ही स्थिति को कहते हैं हम ड्रामेटिक आयरनी, कि बाहर से कुछ और दिखना पर ऑडियंस उसके अंदर का कुछ और देख नहीं पाती है, जो उसका वास्तविक मीनिंग होता है। कैरी एन एक्स्ट्रा मीनिंग टू द ऑडियंस, जो ऑडियंस के लिए एक एक्स्ट्रा मीनिंग रखता है, पर ऑडियंस उसको देख नहीं पाती। द प्ले ऑल्सो शोज द डार्क हिडन साइड ऑफ द आर्टिस्ट, और ये प्ले एक डार्क हिडन, यानी कि एक गहरी, जो कि अंधेरे में है, छुपी हुई, अंधेरे में छुपी हुई साइड को किसी आर्टिस्ट की लाइफ में। देखिए जो ये प्ले है, ये और क्या दिखाता है, ये एक अंधेरे में छिपी हुई साइड को, एक तरफ ऐसी सिचुएशन को भी दिखाता है एक आर्टिस्ट की, थ्रू द प्रोटैगनिस्ट, किसके थ्रू, इस प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जो हमारा नायक है, हीरो है। तो इस प्ले का हीरो कौन है, स्वैतलॉफ डफ है जो इस प्ले का हीरो है। तो देखिए इसके थ्रू, इस हीरो के थ्रू, इस प्रोटैगनिस्ट के थ्रू ये प्ले क्या दिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक छुपा हुआ अंधेरा भी होता है, एक साइड ऐसी भी होती है जो अंधेरे में रह जाती है, जिसको लोग देख नहीं पाते हैं। एक साइड वो होती है जिसे लोग देखते हैं। एक व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है, वो खुश दिखता है तो लोग उसको वैसा ही पहचान लेते हैं, पर अंदर से जो उसकी दूसरी साइड है उसको लोग देख नहीं पाते, जिसको हम कहते हैं डार्क हिडन साइड, जो साइड अंधेरे में है, जिसको लोग देख नहीं पाते हैं। और ये सब दिखाया है इस हीरो के चरित्र में, इस हीरो के पात्र में, इस हीरो के करैक्टर में, कि ये देखने में बाहर से एक तरफ से कैसा है, पर ये अंदर से अंधेरे में है। लोग इसको देख नहीं पाते हैं कि अंधेरे में ये कैसे है, कैसे वो अकेला है। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले। इस प्ले के अंदर दो मेन कैरेक्टर है। वैसे तो देखिए इसमें 5 कैरेक्टर है, पर जो मेन कैरेक्टर की बात आती है तो वो 2 ही माने जाएंगे। एक होगा वैसिल स्वैतलोवडफ और दूसरा निकिता इवानिच। तो देखिए स्वैतलोवडफ के बारे में हमने पढ़ लिया है, और जो निकिता इवानिच है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। दूसरा कैरेक्टर है निकिता इवानिच, जो क्या है, एक प्रॉम्प्टर है। अब प्रॉम्प्टर के बारे में लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर इसके कैरेक्टर्स को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा। तो देखिए ये इवानिच है, एक प्रॉम्प्टर है विद मोर ओल्ड एज देन वैसिल, जिसकी एज इस प्रोटैगनिस्ट से, वैसिल से ज़्यादा एज है, स्वैतलोवडफ से ज़्यादा एज का है ये निकिता इवानिच, एक ओल्ड मैन है जिसकी आयु इससे भी ज़्यादा है। व्हेन द प्ले बिगिन, जब प्ले
स्टार्ट होता है, शुरू होता है, शुरुआत होती है इस नाटक की। द प्रोटैगनिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग हिज लास्ट प्ले, तो ये प्रोटैगनिस्ट, ये हीरो है, अपना लास्ट प्ले परफॉर्म करने के बाद, यानी कि लास्ट प्ले अपना एक्ट करने के बाद, लास्ट प्ले करने के बाद, प्ले एंटर्ड द ड्रेसिंग रूम, वो क्या करता है, अपना प्ले करने के बाद उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और वो कहाँ जाता है, कहाँ एंटर करता है, ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो वो ड्रेसिंग रूम में एंटर करता है। एंड आफ्टर स्लीपिंग फॉर सम टाइम, और वहाँ जाकर कुछ समय के लिए वो सो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। एंड व्हेन ही वोक अप एंड फाइंड्स निकिता इवानिच सम टाइम वोक अप, और इसके बाद कुछ समय बाद जब वो जागता है, वोक अप एंड फाइंड्स निकिता इवानिच, और वहाँ पर किसको देखता है, निकिता इवानिच को देखता है। ओवर देयर मीन्स वहाँ पर, तो वहाँ पर वो किसको देखता है, निकिता इवानिच को देखता है। देन ही स्टार्ट्स टू नरेट, और उसके बाद वो नरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या स्टार्ट करता है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, रेमिनिसेंस विद निकिता that he had spent 45 years of life in this theatre and gained love, respect and prosperity from his audience as an artist। तो देखिए, अब इवानिच को श्वेत लोविडफ नरेट करता है अपनी रेमिनिसेंस क्या होता है, जब हम पास्ट की कुछ मेमोरीज को रिमेंबर करते हुए कोई स्टोरी सुनाते हैं, यानी पुरानी यादों को हम लोगों के सामने शेयर करते हैं, तो वो अपनी रेमिनिसेंस को सुनाता है विद निकिता के सामने। दैट ही हैड स्पेंट 45 ईयर ऑफ लाइफ, कि उसने अपनी लाइफ के 45 साल स्पेंड किए हैं, कहाँ पर, इन दिस थिएटर, इस थिएटर में। एंड गेन्ड लव, और उसने बदले में क्या प्राप्त किया, उसने प्यार पाया, किनसे, ऑडियंस से। रिस्पेक्ट पाई, सम्मान पाया। प्रोस्पेरिटी, यानी कि उसने धन दौलत भी पाई, पैसा भी कमाया। फ्रॉम हिज ऑडियंस एज एन आर्टिस्ट, अपनी ऑडियंस से पाया ये सब उसने एक कलाकार के रूप में। एज एन आर्टिस्ट मीन्स एक कलाकार के रूप में। एंड नाउ, और अब, हिज एक्टिंग कैरियर इज ओवर, और अब उसका ये एक्टिंग कैरियर ख़त्म हो चुका है, यानी वो ख़त्म हो गया है आज। द स्वैन सॉन्ग मीन्स कुछ ख़त्म होना, लास्ट परफॉर्मेंस होना, तो उसका आज स्वैन सॉन्ग था और आज ये उसका एक्टिंग कैरियर ख़त्म हो गया है। ही सेज पीपल अपलोड मी, वो कहता है कि लोग मुझे अपलोड करते हैं, यानी मेरे लिए चेयर अप करते हैं, मेरे लिए क्लैप करते हैं, यानी मेरे लिए लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, अपलोड करते हैं, शोर मचाते हैं। बाय माई फोटोग्राफ, और मेरी फोटोग्राफ को वो परचेज करते हैं, खरीदते हैं। बट नो एनी वन वॉन्ट्स टू मैरी हिज और हर डॉटर टू हिम, पर कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी सिस्टर की मैरिज या फिर अपने बेटे के मैरिज मेरे साथ करे। बेशक से लोग मुझे एक कलाकार के रूप में पसंद करते हैं, पर कोई भी अपनी बहन बेटे की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहता है। ही मोन्स अबाउट अ वुमेन, अब वो मोन्स करता हुआ, बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करता हुआ एक वुमेन के बारे में बताता है। वुमेन टू, एक वुमेन के बारे में भी बताता है। हु लेफ्ट हिम एंड हिज लव, जिसने कि उसे और उसके प्यार को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ हिज आर्टिस्टिक प्रोफेशन, उसका रीजन क्या था, सिर्फ इतना रीजन था कि वो एक आर्टिस्ट था। उसका प्रोफेशन, उसका धंधा, उसका व्यवसाय क्या था, वो एक कलाकार का व्यवसाय था, इसलिए उस औरत ने मुझे छोड़ दिया। ये कहता है श्वेत लोविडफ। शी यूज्ड टू लव हिज कॉमिक एक्टिंग बट आस्क्ड टू चूज बिटवीन हिज आर्टिस्टिक कैरियर और शी, वो उसके इस कॉमिक एक्टिंग को बहुत पसंद करती थी, पर उसने एक कंडीशन रखी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें क्या चूज करना पड़ेगा, दोनों के बीच में से, या तो तुम्हारे आर्टिस्टिक प्रोफेशन को या फिर तुम्हें मुझे चूज करना होगा। शी मीन्स जो वो वुमेन थी, यानी कि या तो तुम्हें मुझे चूज करना होगा या फिर अपने इस कॉमेडियन के रोल को चूज करना होगा अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो। नाउ ही हैज़
नो वन इन हिज ओल्ड एज टू केयर फॉर हिम। अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है कि जो उसकी ओल्ड एज में उसकी केयर कर पाए। ही इज़ विदाउट फैमिली। अब वो बिना फैमिली की है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई परिवार नहीं है। एंड विदाउट चिल्ड्रन, और बिना बच्चों के है, ना ही उसका परिवार है ना ही उसके बच्चे हैं। हाउएवर, यद्यपि निकिता इज ऑल्सो अ पुअर मैन। देखिए निकिता भी क्या था, एक गरीब आदमी था। हु डजंट हैव एनी प्लेस टू स्पेंड हिज नाइट्स, जिसके पास रात को रहने के लिए, अपनी नाइट्स को स्पेंड करने के लिए कोई बेटर प्लेस भी नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए, वो भी गरीब आदमी था। येट ही कंसोल्स स्विथ लोविडफ विद हिज काइंड वर्ड्स। फिर भी वो श्वेत लोविडफ को कंसोल करता है, उसको कंसोल्स करता है, यानी उसको सांत्वना देता है। खुद इतने दुख में है कि उसके पास घर तक नहीं है रहने के लिए, पर वो उसको कंसोल्स करता है, उसको सांत्वना देता है अपने काइंड वर्ड्स के द्वारा, अपने दयालुता भरे शब्दों के द्वारा। एंड बाय अप्रिसिएटिंग, और उसको अप्रिसिएट करते हुए, अप्रिसिएट कैसे करता है वो उसको याद दिलाता है कि तुमने कितने अच्छे रोल किए हैं, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तो इस तरह से वो उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। निकिता सीम्स क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। वैसे निकिता है जो पूरी तरह से आशावादी है। किस चीज़ के लिए? जिंदगी के लिए, कि जिंदगी में आशावादी होना चाहिए। बेशक से हमने कुछ नहीं पाया, जो कुछ हमें मिला है उससे ही हमें खुश रहना चाहिए। तो इस टाइप का पर्सन है निकिता इवानिच। एट लास्ट, और अंत में क्या होता है, श्वेत लोविडफ कंसोल्स हिमसेल्फ सेइंग दैट। अब ये श्वेत लोविडफ है जो खुद को कंसोल करने की कोशिश करता है सब कुछ निकिता को सुनाने के बाद, और जब उसको समझा देता है अच्छे से निकिता, उसके बाद वो खुद को सांत्वना देता है। सेइंग दैट, क्या कहते हुए, आर्ट हैज़ द यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, कि जो आर्ट है, कलाकारी है, उसमें ही जगतीय ताकत है। यानी पूरे जगत की ताकत, पूरी दुनिया की ताकत किस में है? एक कलाकार में ही है। कलाकार सभी का मन मोह सकता है किसी भी तरीके से। तो ये हुई हमारी समरी द स्वैन सॉन्ग की, जो कि एंटन चेखव के द्वारा रिटन है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हो, मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।